तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, एफ डी इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, याद आई? तो हम पहले क्या करते थे, पहले हम सी एफ निकालते थे। सी एफ के लिए क्या करते थे, एफ डी को हम जीरो करते थे। मैं को रिमाइंड कर रहा हूँ। उसमें बाद में हम डी की वैल्यू, डी की जगह क्या रख देते थे, एम, और एम रखने के बाद में हम उसमें निकालते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो एम की वैल्यू मिलती थी वो चार तरीके की वैल्यू थी, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, इमेजनरी एंड अनइक्वल एंड इमेजनरी एंड इक्वल, चार थे। इसके बाद हमने कहा कि भाई चूंकि क्यू भी यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू, तो उसके लिए क्या निकालेंगे आप, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/fd ऑफ क्यू। अब क्यू डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकलेगा। तो कल की क्लास में हमने कहा था कि अगर क्यू की वैल्यू क्या हो, ई टू पावर ए एक्स, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकलता है। अगर आपको 1/fd ऑफ ई टू पावर ए एक्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डी की जगह केवल ए रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/fa ऑफ ई टू पावर ए एक्स। बस ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। तो जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा y बराबर होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को उठा के ऐड कर देंगे तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, यही तरीका था ना। अब हम बात आज करने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का कुछ फॉर्मेट चेंज होगा, अगर क्यू की जगह कुछ और है तो क्या होगा। अगला देखिए, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालने जा रहे हैं कि अगर आपका जो क्यू है ना, क्यू जो है वो साइन ए एक्स हो या कॉज ए एक्स हो। अगर इस फॉर्मेट में है तो देखिए 1/, यहां पर डी स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे नीचे, ईट साइन ए एक्स, मतलब नीचे क्या लाने की कोशिश करेंगे, डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां ये ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, साइन ए एक्स लिखा हो या कॉज ए एक्स लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। यानी ये बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो इसका होगा 1/f माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ए का स्क्वायर नहीं हम बोल रहे हैं, माइनस ए का स्क्वायर करोगे तब तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए स्क्वायर करके निगेटिव लगा हुआ है, ए स्क्वायर के आगे निगेटिव लगा है, तो एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स लिखा जाएगा। या यहाँ पर वही होगा 1/f माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स लिखा जाएगा। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है जबकि क्यू जो है साइन ए एक्स या कॉज ए एक्स हो। ठीक, नोट करिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस साइन 2x। पहले क्या करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर सी एफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y को कर देंगे इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यही आपका एफ डी है, यही आपका एफ डी है। अब क्या करेंगे आप, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, m प्लस 2 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो m की वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है वो आई है एक 2 और एक आई है -2, यानी ये रियल एंड अनइक्वल है। तो सी एफ क्या निकलेगा, पहले समझ लीजिए, पहले सी एफ क्या निकलेगा, c1 ई टू पावर -2x प्लस c2 ई टू पावर 2x। इसमें c1 c2 में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि इन्होंने यहाँ c1 कर दिया यहाँ c2 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आइए, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/fd ऑफ q, यानी 1/fd बोले तो डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ q बोले तो ई टू पावर x प्लस साइन 2x। पहली बात तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका अलग निकलेगा और इसका अलग निकलेगा, अलग अलग कर दीजिए। तो ये 1/डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ई टू पावर एक्स अलग कर दीजिए, प्लस 1/डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ साइन 2x अलग कर दीजिए। जरा सावधान, यहाँ मेथड बताइए क्या बताया गया था, यहाँ मेथड क्या था,
यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दो, तो क्या मेथड था भाई, साइन ई टू पावर ए एक्स होता है ना, ए की जगह यहाँ क्या लिखा 1, तो डी की जगह क्या कर देंगे 1, यानी आपका 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ई टू पावर एक्स हो गया। यहाँ क्या करेंगे आप, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर कर देंगे, मतलब माइनस का 4, तो माइनस का 4 साइन 2x, यानी ये आ गया आपका -1/3 ई टू पावर एक्स -1/8 साइन 2x, ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y बराबर क्या बताया था, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ बोले तो c1 ई टू पावर 2x माइनस 2x प्लस c2 ई टू पावर 2x और -1/3 ई टू पावर x -1/8 साइन 2x, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन में डी स्क्वायर आपको प्रेजेंट मिल गया, तब आपने आराम से कर ली। मान लिया डी स्क्वायर प्रेजेंट ना हो तो हम क्या करेंगे, कहीं डी स्क्वायर भी हो डी भी हो, तब क्या करेंगे, नोट करिए फिर बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कहा गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए, d3y/dx क्यूब प्लस d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx माइनस y इज इक्वल टू कॉस 2x। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, d क्यूब माइनस प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 y इज इक्वल टू कॉस 2, यही कर सकते हैं ना, यही आपका एफ डी है, ठीक है। तो पहले तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको एक जीरो कर मान लेंगे, यानी कि लिखेंगे डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। अब बताते जाइए, अब लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 बराबर 0। अभी जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, शायद अगले सेमेस्टर में है, उसमें हर क्वेश्चन में एक ऑक्सिलरी इक्वेशन अलग अलग मैथमेटिशियन ने दी है, और इक्वेशन है कितनी बड़ी, यहाँ से शुरू करोगे वहाँ तक लिखोगे, एक इक्वेशन आएगी, और फिर याद भी करो उसको। ये तो फैक्टर बड़ा आसान हमने ले लिया है, क्या होगा फैक्टर, यहाँ से एम स्क्वायर कामन, अंदर बचेगा एम प्लस 1, यहाँ से -1 कामन, अंदर बचेगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m प्लस 1 कामन, अंदर बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार m प्लस 1 को 0 करोगे, m का मान आएगा -1, और एक बार m स्क्वायर माइनस 1 को 0 करोगे, m का मान आएगा +-1, यानी m की वैल्यू आ गई +1 -1 यानी दो वैल्यू रिपीट हो रही हैं। तो अब बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी एफ क्या होगा, c1 ई टू पावर 1x प्लस इसको क्या लिखेंगे c2 प्लस c3x ई टू पावर माइनस का x, याद है। अगर तीन वैल्यू रिपीट हो रही होती तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर ई टू पावर माइनस x लिखते। मान लिया -1 3 बार आता तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया सी एफ। इसको अलग अलग कहीं नोट कर लेते हैं क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ थोड़ा टाइम लेगा। c1 ई टू पावर एक्स प्लस c2 प्लस c3x ई टू पावर माइनस एक्स। अब जरा पर्टिकुलर इंटीग्रल समझिएगा, नोट करो। अच्छा, अब जरा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल समझिएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या फॉर्मूला था, 1/fd ऑफ q बताया था, और यहाँ पर q क्या है, cos 2x, यानी कि 1/fd बोले तो d क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 ऑफ cos 2x। मेथड क्या बताया गया, मेथड क्या बताया गया था कि डी स्क्वायर की जगह -4 रखेंगे, ये बताया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक आ रही है कि भाई यहाँ तो डी क्यूब है, तो इसको हम चाहें तो डी स्क्वायर इंटू डी कर सकते हैं, प्लस का डी स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस का डी माइनस का 1 ऐसे लिख सकते हैं cos 2x। तो हमारा तो मेथड ये कहता है कि भाई डी स्क्वायर की जगह -4 रखो, तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पर -4 रख दीजिए। तो क्या आएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल रहा है 1/,
डी स्क्वायर को जब -4 करोगे तो ये माइनस का 4d हो जाएगा, माइनस का 4d। डी स्क्वायर को -4 करोगे तो ये माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का d, ये माइनस का 1 इंटू कॉस 2x, यानी ये आ गया 1/-5d -5 ऑफ कॉस 2x। हम चाहें तो -1/5 बाहर कर दें तो आएगा d + 1 इंटू कॉस 2x। अब क्या ये सॉल्व हो गया? क्या ये सॉल्व हो गया है? नहीं हुआ है ना। क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या होना चाहिए भाई? आपका ये सोल्यूशन कब निकलेगा? जब यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर तो है नहीं, तो इससे डी स्क्वायर बनाया जा सकता है? बोले हाँ, पेन उठाओ, ये लो। क्या करें अब? क्या यहाँ डी स्क्वायर बनाया जा सकता है? जी हाँ, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आपने घर की खेती समझ ली हो? बोले ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो दिक्कत नहीं है, इतना कर सकते हैं ना। तो देखिए -1/5 ऊपर d-1, अभी ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे, नीचे क्या हो गया d² -1 इंटू कॉस 2x। अब आप कहेंगे ये बताइए श्रीमन, आप d कॉन्जुगेट से क्यों कर रहे हैं? हम d + 7 से कर दें तो? अगर d + 7 से करोगे तो फिर d आ जाएगा। अगर किसी और से आपने मल्टीप्लाई किया तो मान लिया आपने d + 1 को अब d + 1 से ही कर दो तो d² + 1 + 2d आ जाएगा, फिर d आ जाएगा, वही दिक्कत आएगी ना, इसलिए कॉन्जुगेट से किया। अब d स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे आप? माइनस का 4, तो माइनस का 1/5 इसको लिखा रहने दो, और अपान ये माइनस का 4 माइनस का 1 कॉस 2x आ गया। पहुंचे यहाँ तक, फिर इसको रब करेंगे उधर काहे लिखें। अब देखिए ये तो माइनस का 5 आएगा और ये माइनस सही है, तो ये 1/25 अलग हो गया, ये हो गया 1/25। अब ज़रा समझिएगा, ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आएगा d cos 2x माइनस cos 2x। ये d क्या होता है? व्हाट इज d? d क्या है? यहां पर d का मतलब क्या होता है? बोले कुछ तो होता है, d फॉर डॉग, d फॉर डोंकी। अरे डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, यानी आप cos 2x क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो cos 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? -2 sin 2x होता है, और माइनस का cos 2x पहले से लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ी डी लगा हुआ है, डी तो क्यों यहाँ लगा हुआ है, बता गया आपका। तो माइनस कॉमन ले लो, तो -1/25 sin 2x प्लस cos 2x, ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सही आ रहा है? सही आ रहा होगा। अब आप निकालो कंप्लीट सोल्यूशन, चाहे तो लिखो द कंप्लीट सोल्यूशन, चाहे लिखो जनरल सोल्यूशन। द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF क्या निकला था? तो रब कर दिया हमने, C1 e - x प्लस x क्या था? C1 e x प्लस C2 प्लस C3x e -x, और PI कितना है? -1/25 sin 2x प्लस cos 2x। जाओ बेटा कैद करो जा करके उसको। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y/dx² प्लस 9y = cos 2x, और एक कंडीशन गिवन है यहाँ पर, y0 = 1 एंड y π/2 = -1। y0 मतलब ये, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ये क्या जीरो मल्टीप्लाई में है? हाँ क्या है? हाँ मतलब क्या है इसका है? बोले ना मतलब तो है, कुछ तो मतलब है, बिना मतलब तो लिखा नहीं होता है। जब y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा होता ना, तो x का मान 0 है तब y का मान 1 है, तब x का मान π/2 है तो y का मान -1 है। ये क्यों गिवन है तो बात की बात है। तो पहले तो आप CF निकालें, हम 2 मिनट के लिए रोकते हैं, आप CF निकालो फिर बात करें। निकालिए।
देखिए क्या करेंगे, फॉर सी एफ के लिए क्या करेंगे हम, d2y/dx² प्लस 9y को हम जीरो करेंगे, यानी इसको हम d² प्लस 9y इज इक्वल टू जीरो करेंगे। तो जो हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन तो क्या बनेगी, m² प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, m² इज इक्वल टू -9, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i, यानी ये आपका 0 प्लस माइनस 3i है ना, यही है ना। और जब रूट्स आपके दिए होते थे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो क्या तरीका था, देखो पहली बात तो ये रूट्स आई तभी आएगा जब रूट के अंदर निगेटिव आएगा, और रूट तभी आएगा जब यहाँ स्क्वायर लिखा होगा। तो ये तो मान लो कि रूट तो 2 निकलेंगे, और कॉन्जुगेट जो होते हैं ये सब परिवार चलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जब मार्केट जाएंगे तो पत्नी भी साथ में होगी, यहाँ तो सब्जी में मंडी में हम देखते हैं, गए तो सब्जी वो ले रही, पैसा वो दे रही है, छोटा लड़को आगे आगे चल रहा, हम कहो एक दो इससे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ये हमेशा अपने कॉन्जुगेट साथ आता है। तो अगर ये है तो वहाँ पर आपने, यहाँ तो सी एफ पढ़ रहे हैं आप, वहाँ सोल्यूशन पढ़ते थे, तो यहाँ सोल्यूशन क्या निकलता था, याद बताइए क्या होता था, यही याद होना चाहिए, याद है। एक तो सोल्यूशन बताया गया था आपको e⁴ c1 साइन बीटा एक्स प्लस c2 कॉस बीटा एक्स, एक तो ये ऐसे लिखते थे। अगर सिंगल टर्म में इसको लिखने की कोशिश करें आप, c1 c2 को मान लिया था, तो ये आया था आपका c1 e⁴ कॉस बीटा एक्स प्लस c2, याद है, बोले नहीं अब तो याद आ ही जाएगा, बताए रहो आप, बस नहीं याद है। जब आपको इसको सिंगल टर्म में लिखना हो, मान लें आपको कॉज में चेंज करना चाहते हैं इसको, तो आप c1 c2 को कुछ मान लेंगे, इसको कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मेट बना देंगे, ठीक है, तो ये कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, याद है। तो ये पहले नोट कर लीजिए अपनी जानकारी के लिए, दोनों याद होनी चाहिए ना, ये मैंने कहीं प्रूफ दैट लिखा हुआ है तो मालूम होना चाहिए ना, फिर हम बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब देखो तो सी एफ यहाँ क्या निकलेगा, सी एफ इज इक्वल टू c1 e⁴ कॉस बीटा एक्स प्लस c2, ये तो बताया ना। यानी यहां पर अगर हम कहें कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा यहां पर क्या है, 0 है, बीटा यहां पर क्या है, 3 है, यानी आपका ये निकलेगा c1 e⁴ कॉस 3x प्लस c2, यानी कि आपका सी एफ आएगा c1 कॉज 3x प्लस c2, ये आपका सी एफ निकला हुआ है, ठीक है। समझ में बात आई कि नहीं आई, ये मालूम भी होनी चाहिए ना कि फार्मूले सब याद होने चाहिए, पूरे नहीं वहाँ बना लेंगे एग्जामिनेशन में, वहाँ बनाएंगे जाकर के फार्मूले, पता चला कहीं कितने क्वेश्चन लगाए, बोले 2 फार्मूले बना ही रहे थे हम, इसको अलग कहीं नोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कहीं अलग नोट कर लेते हैं, और ये याद रहे कि हम रब न कर दें। सी एफ इजिकल टू क्या आया है, c1 कॉज बी 3x प्लस c2, ये बाद में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अब आप कहेंगे बहुत जो है आपने जानबूझ के हल्का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन मकसद ये हल्का नहीं था, मकसद ये था कि जो कंडीशंस दी हुई हैं इन कंडीशंस को कैसे आप अप्लाई करेंगे। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का 2005 का क्वेश्चन है, कानपुर यूनिवर्सिटी 2005, जिसको कि छत्रपति साहू जी महाराज नाम दिया था। तो पहले साहू एस ऐसे लिखा हुआ था, साहू साहू, तो कुछ जात के लोग होते हैं, तेली लोग होते हैं, वो अपने यहाँ नाम करके साहू लगाते हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कौन सा साहू, मायावती नाम रखा था, फिर शाहू जी महाराज कर दिया गया। कोई महाराष्ट्र के वो बहुत बड़े वो होंगे साहू जी महाराज, हम ज़्यादा नहीं जानते। भाई उसमें होता है ना कि जब बड़े बड़े एक तो जाति की वजह से लगवाते हैं उस नाम चेंज करते हैं, और एक भाई उनका एक आइडेंटिटी होती है कि आप उनको उस नाम को जानिए। तो मान लिया कहीं पर हरिश्चंद्र नाम दिया गया है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र दे दिया गया, तो आप जानते हैं कि हिंदी जगत के बहुत प्रकांड वो थे। और कहीं कहीं जाति की वजह से होता है कि आपने फलां जाति के किसी महान पुरुष का नाम रखा तो जाति वाले थोड़ा सा वोट देंगे। फिलहाल छत्रपति साहू जी महाराज इसमें नाम उसका है, मालूम है आपको, छत्रपति साहू जी महाराज, पहले साहू जी महाराज रखा गया तो साहू में लोग कंफ्यूज हो गए, तो फिर मायावती ने चेंज किया छत्रपति साहू जी महाराज। वे महाराष्ट्र के बहुत बड़े कोई थे, हमको ज़्यादा नहीं मालूम है।
अब देखो इसका निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, यानी 1/FD ऑफ क्यू होता है, 1/FD बोले तो d² + 9 और क्यू बोले तो cos 2x। क्या फॉर्मूला बताया गया कि बाहर जहां पर d² है वहां पर -4 कर दीजिए, तो यानी कि आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकलेगा, 1/-4 + 9 इंटू cos 2x, यानी कि 1/5 cos 2x। ये निकल आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो द जनरल सोल्यूशन निकालिए, द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y बराबर CF + PI। हमने जो पहली क्लास बताई थी जिसमें इक्वल टू 0 होता था, याद करिए, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना होता था, वहां पर यही जनरल सोल्यूशन आपका, मतलब जो आपका ये CF निकलता था, यही आपका सोल्यूशन होता था। लेकिन आप ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, आप वहाँ CF निकालेंगे, फिर आप कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, 0, फिर यहाँ रखेंगे आप, तो CF कितना हो गया, C1 cos 3x + C2, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, +1/5 cos 2x। ये आपका सोल्यूशन फिलहाल आया हुआ है, ठीक, पहुंचिए यहाँ तक। अब वैसे तो ये निकल आया आपका जनरल सोल्यूशन, लेकिन उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि y0 = 1 है और y π/2 = -1 है। दो कंडीशन क्यों दी भाई, दो कांस्टेंट निकालने हैं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है इसलिए कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो गिवन क्या यहाँ पर है कि जब x, इसका मतलब yx होता है, जब x का मान 0, व्हेन x = 0 देन y = 1, तो y इक्वेशन 1 रख दो उठा करके, यहाँ पर x को रख दो 0 और y को रख दो 1, रखो यहाँ पर, तो यहाँ 1 = आएगा, यहाँ रखा x को 0, तो क्या आएगा, C1 cos C2 आएगा ना, cos ये तो 0 हो गया ना, और प्लस यहाँ रखा 0, तो 1/5 cos 0 1 होता है, तो C1 cos C2 = कितना आ गया, इसको इधर ले आओ, 1 - 1/5, यानी कि ये आएगा 4/5, यानी इक्वेशन आया C1 cos C2 = 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर बुक के हिसाब से 11th चल रहा है, ठीक, cos 3x आ रहा है, यहाँ पर तो cos 2x है, कुछ गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया क्या, 11th क्वेश्चन नंबर है, cos 2x ही लिखा हुआ है और आंसर में cos 3x आ रहा है। चलिए जो आंसर आ रहा है, अब देखो ध्यान से, सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे, ये सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है गिवन, और एक चीज क्या गिवन है कि जब x का मान π/2 है तो y का मान -1 है, व्हेन x = π/2 देन y = -1, फिर रखो इक्वेशन 1 में, सो बाई इक्वेशन 1, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है लेकिन हमें मतलब नहीं है, हमें जो दिया है उसके हिसाब से हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसे फायदा ये होगा कि गलत भी निकलेगा तो हम कहें हमारा सही है, ऐसा थोड़ी है। देखिए रखो जरा, x को रखोगे π/2, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, π/2, रखो जरा x को π/2, जब यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, y को क्या लिखेंगे आप, -1, आओ बेटा तुम इधर आओ, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, बस x y को रखो के -1, तो -1 = C1 cos, देखिए जब x को रखोगे π/2 तो ये क्या आएगा, 3π/2, 3π/2 प्लस C2 और प्लस 1/5 cos, π/2 करोगे तो कितना आएगा, पाई आ जाएगा, वहाँ पाई आएगा ना, cos पाई। अब देखिए -1 = C1 cos 3π/2 प्लस C2 क्या होता है, cos 270 है ना, 3π/2 cos 270 प्लस थीटा। अब देखो ध्यान से, 270 प्लस थीटा, 270 इस लाइन में आता है, यहाँ पर 270, भाई ये 90 वाली लाइन है, ये 270 वाली लाइन है, तो आपने पढ़ा है कि 90 और 270 में चेंज होता है, साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, तो पहली बात ये साइन में चेंज होना है, और 270 प्लस करोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है,
यानी ये लिखा है कॉस, यानी साइन C2 आएगा, साइन C2। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? अरे बोले यार एक आध आपो लिख दो, हमें ही क्या होती है, क्या होती है तो हम ही बताएंगे क्या। अच्छा एक मिनट, यहाँ पहुँच गए, ये नोट कर लिया ना, ये नोट हो गया। हाँ बताइए, हैं -1, वेरी गुड, वाह, नहीं अच्छी बात है। ये -1 हो गया, लो रब कर दिया, अरे यार चलो। तो यानी ये हो जाएगा -1/5, इसको इधर ले आओ, तो C1 साइन C2 इज इक्वल टू -1 + 1/5, यानी आएगा आपका C1 साइन C2 इज इक्वल टू -4/5। ये सेकेंड इक्वेशन क्या बनी थी, सेकेंड इक्वेशन बोलिए क्या बनी थी? C1 cos C2 था ना, C1 cos C2 क्या था, 4/5, ये सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है। और C1 साइन C2 क्या बनी है, ये -4/5। अब आपको C1 C2 निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, C1 C2 कैसे निकालेंगे आप? भाई C1 निकालने के लिए C2 गायब करना पड़ेगा, और C2 निकालने के लिए C1 गायब करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखो, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो तो कॉज स्क्वायर C2 + साइन स्क्वायर C2 1 हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 और 3। वैसे हम डिवाइडिंग कर देते तो 10 निकला था डायरेक्ट, निकल तो वैसे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हम स्क्वायरिंग एडिंग नहीं कर रहे हैं, क्या इतना भयंकर करें, हम डिवाइडिंग कर रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 और 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 और 3। डिवाइड करोगे पहले साइन लिखेंगे, हम तो कॉस लिखेंगे, तो लिख दो कॉस। तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा साइन C2, C1 कट जाएगा ना, अपान कॉस C2 इज इक्वल टू -1। ये हो गया tan C2। -1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan C2 बराबर -1 है ना, तो -1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 45 की। और 1 किसकी होती है, देखिए या तो -45 कर दो या 135 कर दो, आप दोनों कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan 135 मतलब 3π/4, तो C2 की वैल्यू आ गई 3π/4, तो C2 निकल आया, ठीक। अगर C2 की वैल्यू उठा दें, इक्वेशन नंबर 2 या 3 में कहीं रख दें तो C1 निकल आएगा। पुटिंग C2, माइनस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, पुटिंग C2 भाई, इसको आप चाहो तो tan -π/4 भी लिख सकते हो, हमने फिलहाल वो लिख दिया है। पुटिंग C2 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं C2, यहाँ रख देते हैं। देखिए तो क्या आएगा, C1 cos 3π/4 बराबर 4/5। 3π/4 cos 3π/4 यानी cos 135 की वैल्यू क्या होती है, cos 135 की वैल्यू क्या होती है, 3π/4 क्या होता है, 45 का 3 गुना 135 होगा ना, तो cos 135 की वैल्यू क्या होती है, -1/√2 बराबर 4/5। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी -4√2/5। ये C2 निकल आया, C2 निकल आया, और फिर C2 निकल आया, C1 निकल आया, C1 निकल आया और C2 निकल आया। आप C1 C2 को उठाइए और एक क्वेश्चन नंबर इसमें रख दीजिए, आंसर आ गया आपका। पुटिंग C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1, तो आपका सोल्यूशन क्या निकलेगा। अच्छा जब 1 में रख देंगे तो जनरल सोल्यूशन निकलेगा, क्यों, जब 1 में रख देंगे तो क्या जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तब होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब C1 C2 के टर्म में आंसर आता है तो C1 C2 कुछ भी हो सकता है, तो उस सोल्यूशन को कहा जाता है जनरल सोल्यूशन। लेकिन जब C1 C2 की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है तो कहेंगे सो द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। वहां भी 1, वहां भी 1, इसको स्टार डाल दो, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार, y बराबर C1 क्या है, -4√2/5 cos
3x प्लस C2 क्या है, प्लस 3π/4 और प्लस 1/5 cos 2x। देखिए आंसर आपका टैली नहीं भी कर सकता था, सुनिए ध्यान से, मेरा तो आंसर ही आ गया। आप चाहो तो यहाँ cos a प्लस भी खोल दो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्योंकि रास्ते में आपको मिलेगा 3π/4 की वैल्यू, तो रख देंगे ना। आप खोल ही दीजिए इसको, कंप्लीट सोल्यूशन लिख ही दो, नोट कर लिया इसको। बोलिए ये क्वेश्चन होता है, अरे दादा अभी तक तो काम चल रहा था C1 C2 से। देखो ध्यान से, तो y बराबर -4√2/5, यहाँ पर cos a प्लस बी फॉर्मूला लगाते हैं, तो आएगा cos 3x इंटू cos 3π/4 माइनस sin 3x इंटू साइन 3π/4, और ये प्लस का 1/5 cos 2x है। आपकी बुक में cos 3x लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये जो cos 2x हमने लिखा है, ये इनके हिसाब से cos 3x होना चाहिए था, वो गलत लिखे हैं, इसका मतलब उससे हमसे मतलब नहीं है। देखिए माइनस का 4√2/5, cos 135 की वैल्यू क्या होती है, -1/√2, भाई cos 135 यानी cos 180 -45, और 180 वाले अपने आप में चेंज होते हैं, तो cos 180 -45 मतलब cos 45। अब 180 -45 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में cos निगेटिव होता है, ठीक है। तो आएगा -1/√2 cos 3x, और साइन 135 1/√2 होता है, तो माइनस ऑलरेडी लगा है, तो -1/√2 साइन 3x, और प्लस 1/5 cos 2x। ये 1/√2 माइनस कॉमन ले लो, तो √2 कट जाएगा और माइनस भी हट जाएगा, तो 4/5 ये आएगा आपका cos 3x प्लस साइन 3x और प्लस 1/5 cos 2x। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकला है। देखिए आंसर आपका आ रहा है, लेकिन ये गलती से यहाँ पर लिख गए हैं cos 3x। क्यों? अगर यहाँ cos 3x होता तो इस cos 3x से ये cos 3x कैलकुलेट हो जाएगा ना, इसका मतलब ये आंसर आपका गलत है, उसमें cos 2x होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है।